हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका जानने वाला मानने वाला गौरव। जानने वाला मानने वाला नहीं नहीं, ये तो पहला वीडियो है ना। फ्यूचर में आप जिसको जानोगे मानोगे वो वाला गौरव। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे पावरफुल ऑटोमेशन टूल के बारे में जो आपके जितने भी लाइफ के रिपीटेटिव टास्क हैं ना, वो सारे के सारे ऑटोमेट कर देगा डिजिटली, नॉट फिजिकली, डिजिटली। जितने भी आपके रिपीटेटिव टास्क है वो सारे के सारे ऑटोमेट कर देगा। इस ऑटोमेशन टूल का नाम है N8N। लेट्स से ये आजकल का ज़माना है, पूरा ऑलमोस्ट डिजिटल हो चुका है। और इस डिजिटल ज़माने में हर एक बिजनेसमैन को, मतलब हर एक बिजनेस को, हर एक डेवलपर है जो भी है, उन लोगों को ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये गैप फिल करने, इस ऑटोमेशन गैप को फिल करने के लिए आता है अपने पास N8N, जो कि एक पूरा का पूरा ओपन सोर्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है। और इस N8N का फुल फॉर्म है नोड फॉर नोड। इसको इन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस करके रख दिया है N8N, जिसका मतलब है नोड फॉर नोड, नोड टू नोड कनेक्शंस। अब N8N ही क्यों, इसको अपन ये ही क्यों यूज़ करें, दूसरा कोई क्यों नहीं। तो मैंने भी 1-2 दिन पहले सीखना चालू किया है ना, मेरे को भी इतना डिटेल में इस N8N के बारे में पता नहीं, बट ऑटोमेशन टूल है भाई, पूरा ऑटोमेट कर दिया है। मैंने एक वर्क फ्लो बनाया जो कि मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी आइडिया है कि भाई जो इतनी मेहनत कर रहे हैं बैकएंड में, मतलब बैकएंड का जो वर्क फ्लो है कोड कर करके बना रहे हो, वो आप सिंपल ऑटोमेट करके भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, है ना। तो इसीलिए मैं आपको N8N के थोड़े यूजेस बताऊंगा, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है बताऊंगा, आप N8N से कर क्या क्या मतलब क्या कर सकते हो उस N8N प्लेटफॉर्म से, मैं आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन N8N को यूज़ क्यों करें। सबसे पहले तो है कि वो ओपन सोर्स है और उस पर आपका फुल कंट्रोल रहता है, यानी कि आप अपने सर्वर पे उसको सेल्फ होस्ट कर सकते हो। ये इसमें कोई API की मंथली लिमिट नहीं है, या फिर आपका मंथली कैप जो होता है इसमें कोई इसकी लिमिट नहीं है ना। दूसरा इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें 350 प्लस ऐप के इंटीग्रेशन है, जिसमें एग्जांपल दूँ सब, उसकी गूगल शीट्स हो गया, एयरटेबल हो गया, नोशन हो गया, स्लैक हो गया, ओपन AI हो गया, गिटहब हो गया, इन सब के नोट्स आपके पास अवेलेबल है। इन सब के आप ऐप्स जो होते हैं ना, वो इसमें आप इंटीग्रेशन कर सकते हो थ्रू API। तीसरा आता है अपना वर्क फ्लो बिल्डर। इसमें आपको मिलता है ड्रैग एंड ड्रॉप का इंटरफेस, मतलब आप ड्रैग कर सकते हो इस नोड को उस नोड के साथ, उस नोड को इस नोड के साथ कनेक्ट कर सकते हो बिना कोई कोड लिखे या लॉजिक लिखे, है ना। और हर एक नोड जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, हर एक नोड सिर्फ एक काम करता है, मतलब उनका पर्सनली टास्क होता है कि वो वही काम करेंगे। जैसे कि एक नोड करेगा API कॉल करेगा, दूसरा डेटा ट्रांसफॉर्म करेगा, तीसरा लूप बनाएगा, ऐसा। चौथा है अपना जावास्क्रिप्ट सपोर्ट, अगर आपको खुद का लॉजिक भी डालना है उसके अंदर, है ना, कि नहीं ये मतलब जो नोड है मेरे को उसके अंदर खुद का लॉजिक भी डालना है, या उस वर्कफ्लो में आपको खुद का लॉजिक डालना है, तो वो भी आप डाल सकते हो फंक्शन नोड का यूज़ करके। फंक्शन नोड में आपको क्या होगा कि अगर आपको कोई कस्टम लॉजिक लिखना हो तो इस नोड के अंदर आप JS का यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का, है ना। और पांचवा और आखिरी आता है कि ये रियल टाइम प्लस शेड्यूल ट्रिगर वर्कफ्लोज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब आपको सपोज कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर मैंने शेड्यूल ट्रिगर यूज़ किया है कि वो हर सुबह 10 बजे अपने आप ही वो वर्कफ्लो ट्रिगर करता रहेगा। मेरे को आके वापस से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मतलब ऑटोमेशन चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो शेड्यूल ट्रिगर मैंने रखा है, वो हर सुबह, मतलब हर 7-7 दिन, हर सुबह नहीं, हर 7-7 दिन में 10 बजे वो वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर देगा। और उसके अंदर जितने भी नोट्स के काम होते हैं वो ऑटोमेट होते रहेंगे, है ना। इसके अब ये यूजेज है, जितना मैंने एक दिन में सीखा है मैं उतना ही बता रहा हूँ, मेरे को पूरा भी इतना डिटेल में इसके बारे में पता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप N8N के साथ क्या कर सकते हो। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि आप कैसे करते हो। जैसे कि स्लैक हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, उसमें आपको अलर्ट्स भेजना है वो भेज सकते हो। अगर आपको मतलब कोई भी API से डेटा पुल करना हो और उसको डेटाबेस में या एटेबल में कहीं पे भी सेव करना हो तो आप वो कर सकते हो बिना कोई कोड लिखे, एकदम ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस वाला। अपना खुद का जो बैकएंड का जो क्या वर्कफ्लो होता है, बिना कोई कोड लिखे आप सीधा ऑटोमेट कर सकते हो, बना सकते हो इसके अंदर। या फिर लेट से मैं लाइव एग्जांपल दूँ आपको, तो एक फ्रेशर है, फ्रेशर ने, बहुत सारे फ्रेशर्स है एक कंपनी में, उन लोगों ने रिज्यूमे दिया। अब HR मतलब जो भी रिक्रूटर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे मतलब रिज्यूमेज आते हैं, वो तो मतलब देखेंगे नहीं देखेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है कि नहीं, ये अगर पहले स्किल्स देखेंगे, प्रोजेक्ट्स देखेंगे, क्या मतलब अकम्पलिशमेंट्स के उनको क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये सब देखेंगे, तो वो मैन्युअली चेक करे। उससे अच्छा ये N8N एक ऐसा है कि आप रेज्यूमे के अंदर से स्किल्स सीधा निकाल सकते हो और जो भी डिटेल्स हो आप अपने गूगल शीट्स में सेव कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने रेज्यूमे इसके अंदर डाला, एक वर्कफ्लो के अंदर डाला, तो रेज्यूमे के अंदर से वो ऑटोमेट हो के अपने आप
उसके जो भी डिटेल्स है या जो उसकी समरी का एक प्लॉट हो गया या फिर स्किल्स हो गया, ये सब हो गया, वो ऑटोमेट कर करके गूगल शीट्स में डायरेक्टली सेव कर देगा। सिर्फ एक रेज्यूमे आप अलग अलग रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हो उसके अंदर। तो रेज्यूमे से आप स्किल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, स्किल्स हो गया, स्टैट्स हो गया, वो सब सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और अगला प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया आपको सिखाने के लिए कि N10 काम कैसे करता है, वो बताने के लिए मैंने एक मतलब वर्कफ्लो बनाया है, जो कि है गिटहब। जो भी गिटहब के रिपोज होते हैं या फिर उनके जो स्टैट्स होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, रिपोजिटरीज के अंदर आप कोई भी कौन से लैंग्वेजेस यूज़ करते हो, स्टैट्स होते हैं, वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके गूगल शीट्स में सेव किया है ना। इन शॉर्ट बताओ तो गिटहब रिपोज का डेटा जो है मैंने ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स में भेजना है, वो मैंने बनाया। वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, पूरा करके बताऊंगा। अब इसका कोर कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले तो आपका वर्कफ्लो है, मतलब जो भी हर एक नोड्स कनेक्ट कर करके जाते हो, पूरा वर्कफ्लो बनता है, वो आपका पहला कोर कॉन्सेप्ट है। दूसरा आता है नोड, और एक सिंगल टास्क करता है, हर एक नोड एक सिंगल टास्क करता है, जैसे कि एपीआई कॉल हो गया, डेटा सेट हो गया, ईमेल भेजना हो गया वो। बाद में आता है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब जब हम वर्कफ्लो का एग्जीक्यूट करते हैं वो एक ट्रिगर होता है। तो वर्कफ्लो को स्टार्ट करने वाला तो स्टेप होता है, जैसे वेब हुक हो गया, क्रॉन हो गया, एटसेट्रा, वो ट्रिगर है। चौथा इसका कोर कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेशन। ये मेन है। आप फिक्स्ड वैल्यू भी डाल सकते हो, या आपको डायनामिकली कोई भी वैल्यू डालनी हो तो आप एक्सप्रेशन के थ्रू भी डाल सकते हो। मतलब इसका एक्सप्रेशन का काम ही है कि जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर डायनामिक वैल्यूज डालने के लिए ये काम में आता है। और पांचवा आता है अपना फंक्शन वर्ड। वही बताया ना, फंक्शन वर्ड में वही है, अगर आपको खुद का लॉजिक डालना हो, कस्टम लॉजिक डालना हो, वो आप कर सकते हो। अब मेन चीज़ N10 किन लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आता है स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेशन अभी इतना आगे बढ़ चुका है ना कि आपको सीखना ही पड़ेगा। और दूसरा है जॉब सीकर्स के लिए, जो मैं हूँ, तो जॉब सीख कर रहा हूँ है ना। तो स्पेशली स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स के लिए तो आप क्यों ऐसा सीखना ज़रूरी है उसके भी पॉइंट्स बता देता हूँ। आप मतलब एपीआई से इंटरेक्ट करना सीख जाओगे, डेटा ऑटोमेशन और बैक एंड फ्लोज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। रेज्यूमे में शोकेस करने के लिए कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में मिल जाते हैं, मतलब आप रेज्यूमे में शोकेस कर सकते हो, रिक्रूटर्स को दिखा सकते हो कि हाँ आपके पास ऑटोमेशन टूल, मतलब जो भी ऑटोमेशन टूल्स है उसमें आप स्किल्ड हो, आपको वो सारे टूल्स यूज़ करने आते हैं, ये आप दिखा सकते हो। अब मैंने जितना भी समझाया, मतलब उसका मैं सिर्फ एक लाइन में समरी दूँ तो इन छोटी है कि N10 एक ऐसा टूल है जो आपके हर रिपीटेटिव काम को स्मार्टली ऑटोमेट कर देता है, चाहे आप डेवलपर हो या नॉन टेक हो। इसे आप रियल वर्ल्ड सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हो बिना हैवी कोडिंग के, है ना। तो मैं अभी और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनेगा, वो अलग वीडियो में बताऊंगा आपको एंड में वीडियो के। अभी मैंने जो वर्कफ्लो बनाया है उसके बारे में, जो मतलब जो भी वर्कफ्लो बनाया मैं उसको आपको डिटेल में समझाता हूँ, आपको बताता हूँ कि N10 एक्चुअल में काम कैसे करता है, उसमें आप नोट्स कैसे ऐड कर सकते हो, नोट्स के अंदर के सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हो, है ना। सो लेट्स गो, बताते आपको एग्जाम्पल के साथ। बाय बाय। ये है N10 का इंटरफेस। जैसे आप गूगल करोगे N10 उठाया तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप साइन इन हो देन वेल एंड गुड, अगर आप साइन इन नहीं हो तो गेट स्टार्टेड करके अपनी सारी डिटेल्स भर के आप साइन इन कर देना। जैसे आप साइन इन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आप देखोगे कि आपको अगर नया वर्कफ्लो क्रिएट करना हो तो आप अपना वर्कफ्लो भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपने टोटल जितने भी वर्कफ्लोज बनाए हो आपको नीचे के सेक्शंस में मिल जाएंगे। लेफ्ट सेक्शंस में आपको अपना पर्सनल शेयर वीडियो, आपके जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब आप डिटेल्स आप पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, है ना, इसमें एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ इसमें कि आपको सिर्फ 14 डेज का ट्रायल पीरियड मिलेगा। अगर आपको 14 डेज से भी ज़्यादा यूज़ करना है तो आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको सिर्फ 14 डेज का ही ट्रायल पीरियड मिलेगा इसके थ्रू। तो मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे गिटहब स्किल एक्सट्रैक्टर है, रिज्यूमे स्किल एक्सट्रैक्टर, ये दो वर्कफ्लोज बनाए, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ गिटहब स्किल एक्सट्रैक्टर के बारे में। इस वर्कफ्लो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि N10 काम कैसे करता है, इसके बेसिक डिटेल्स बताऊंगा कि आपका वर्कफ्लो कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप वर्कफ्लो बना कैसे सकते हो, उसके अंदर हर एक नोड कैसे इंक्लूड कर सकते हो, कौन से नोड के बाद कौन सा नोड डालना है, उसका लॉजिक आपके पास कौन, मतलब कैसा लॉजिक लगाना है, वो आपको मैं समझाऊंगा पूरा। इन शॉर्ट समरी में बताओ तो बेसिक में आप N10 का वर्कफ्लो ऑटोमेट कैसे कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट के पीछे आपको लॉजिक कैसे लगाना है, वो सब मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, है ना। उस नोड के फंक्शंस में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स सी, समझाते हैं भाई। अब आप बोलेंगे कि गिटहब स्किल एक्सट्रैक्टर के इस मेन प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्कफ्लो का मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑटोमेटिकली गिटहब से डेटा फैच करके गूगल शीट में स्टोर करने का है।
ये ऑटोमेशन डेली रन करेगा। डेली मतलब वो आपके हिसाब से, आपको डेली रन करवाना है, हर डेज मतलब हर एक टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद आपको करवाना है, जैसे हर मिनट में करवाना हो, सेकंड में करवाना हो, 7-8 दिन के बाद करवाना हो, कौन से टाइम पे करवाना हो, वो सब आपके रूल के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से टाइम पे इसको ट्रिगर करवाना है ना। तो मैंने कौन सा डाला, मैंने 7 दिन का डाला है भाई। हर 7 दिन में सुबह के 10 बजे ये वर्कफ्लो अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से एक्टिव करूँगा, एक्टिव करने के बाद ये हर सुबह 7 बजे, मतलब हर 7 दिन के बाद सुबह 10 बजे अपने आप ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। मेरे को आके एग्जीक्यूट करने के ये बटन दबाने की जरूरत भी नहीं, वो अपने आप ट्रिगर होगा। और ये जो गूगल शीट्स में मैंने डाला है ना, उसमें अपना अपना डेटा फैच करके आ जाएगा। मैं सिर्फ गूगल शीट्स देखूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूँगा। तो हाँ, ये वही है। और इसका मेन अलग से चीज़ क्या है कि मैंने ऐसा शेड्यूल ट्रिगर क्यों डाला कि मेरे को फ्रेश डेटा जो है गिटहब का वो मेरे को चाहिए। जैसे कि मेरे गिटहब रिपोजिटरीज के इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो गए, रिपोजिटरी नेम्स, उसकी स्टार्स, फोक्स, वॉचर्स को, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब फ्रेश डेटा चाहिए मेरे को हर 7 दिन के बाद सुबह 10 बजे। मेरे को देखना है कि हाँ, मैं सबसे पहले जो भी रिपोजिटरी बना उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस की है, वो सब मेरे को सिंगल इसमें देखना है, शीट के अंदर। एक ही सारी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज के बारे में एक ही शीट में। तो आइए बताता हूँ, मैं हर एक नोड के बारे में बताता हूँ कि मैंने कौन सा क्यू लॉजिक यूज़ किया है ये सारे नोड्स लगाने में, ये मतलब कैसे है ये सब। तो सबसे पहला नोड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, शेड्यूल ट्रिगर नोड। आपको नोट्स मतलब कैसे ऐड करने हैं वो भी बता देता हूँ। ये जो प्लस ऑप्शन आता है ना, आपको प्लस ऑप्शन आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको नोट सर्च करना पड़ेंगे, जो भी नोट चाहिए आपको। ये शेड्यूल ट्रिगर, इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास नोट का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये मैं आपको मेरे इसमें मेरे वाले वर्कफ्लो में बताया, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आप ऐड कैसे कर दो। तो ये कर दिया, ये आपका नोड आ गया। आ गया भाई। लो, मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया था इसलिए आया ही नहीं। नेवर माइंड। देखो, ये अपना शेड्यूल ट्रिगर वन। अब मेरे को शेड्यूल ट्रिगर वन में नोट मतलब ये यूज़ क्यों किया कि इस वर्कफ्लो के अंदर, तो मैं बता था कि ये जो है शेड्यूल ट्रिगर एक ट्रिगर नोड होता है, जिससे आप अपने वर्कफ्लो का एक पर्टिकुलर समय पर रन कर सकते हो, जैसे कि हर दिन, हर हफ्ते या हर घंटे। इस प्रोजेक्ट में मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मेरे को गिटहब से फ्रेश डेटा लेना है, इसलिए शेड्यूल ट्रिगर को सेट किया गया है मैंने, मतलब ऐसे सेट किया है मैंने इसे कि हर 7 दिन के बाद सुबह के 10 बजे मेरे को अपने आप फ्रेश डेटा मिलेगा मेरे गिटहब के रिपोजिटरीज के सारे स्टेट्स का। आप कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, चीज जो भी आपको जितने भी टाइम इंटरवल में करना है, ट्रिगर करवाना है, वो कर सकते हो। कोई कितने दिन में करवाना है, कितने आवर में, कौन से आवर पे करवाना है, कितने बजे करवाना है, वो सब। आपको अलग से कोई और रूल भी डालना है, कोई भी और भी मतलब डालना है तो वो भी डाल सकते हो। नहीं डालना है तो डिलीट मार दो मेरी तरफ। एक ही रूल डाला है मैंने तो फिलहाल। इसको मतलब जितने भी नोट्स आप करोगे ना, उसमें हर बार एग्जीक्यूट टाइप कर देना, ताकि आपको पता चले कि आपका नोट सक्सेसफुली रन हो रहा है। अगर आपका आउटपुट में एरर दिखा रहा है तो समझ लेना कि आपके इनमें कुछ प्रॉब्लम है ना। तो मेरे को शेड्यूल ट्रिगर मैंने डाला कि मेरे को इतने इतने टाइम में इतने इतने नोट वर्कफ्लो चलना चाहिए। अब दूसरा मेन चीज़ क्या है कि मेरे को गिटहब रिपोजिटरी है, उसका मेन चीज़ क्या है कि मेरे को गिटहब से मेरा जितना भी डेटा है वो सब मेरे को लेना है रिपोजिटरीज का। तो वो मेन काम किसका है, एच टी टी पी नोड का, ये वाला एच टी टी पी रिक्वेस्ट नोड का, है ना। तो इसके भी सेटिंग्स दिखा दूँ मैं आपको। अब एच टी टी पी नोड मैंने यूज़ क्यों किया कि ये काम क्या करता है, ये नोड जो है ना गिटहब एपीआई को कॉल करता है और यूज़र के सभी पब्लिक रिपोजिटरीज का डेटा लेता है ना। तो इसीलिए मैंने गेट मेथड यूज़ किया है कि मेरे को डेटा लेना है। आपको डिलीट भी रख सकते हो, हेड ऑप्शंस, पैच, पोस्ट, ये सारे मेथड्स है, आप ये सब रख सकते हो, बट मैंने गेट रखा है क्योंकि गिटहब से अपने को लेना है। अब लास्ट शेड्यूल ट्रिगर का जो भी आउटपुट था वो यहाँ पे एज ए इनपुट बन गया, देखो बन गया ना। वो मतलब लास्ट नोड का जो भी आउटपुट रहता है वो अगले नोड का आपका इनपुट बन जाता है, इन शॉर्ट। आप इसको एज अ टेबल में भी देख सकते हो, एज अ जेसन में भी देख सकते हो, वो आपके हिसाब से। अब मैंने मेथड गेट रखी है, यूआरएल मैंने ये डाली है, https://api.github.com यूज़र रेपोज, ताकि यूज़र मतलब यूज़र से रिपोजिटरीज का डेटा लेना है वो सब। ऑथेंटिकेशन मैंने रन रखा है, आपके हिसाब से अगर आपको ऑथेंटिकेशन रखना है तो भी रख सकते हो, मैंने न रखा है। या फिर आपका जो भी पर्सनल एक्सेस टोकन है, अगर रेट लिमिट अवॉइड करना हो तो भी कर सकते हो। आप अपनी क्वेरी जो भी है, क्वेरी पैरामीटर जो भी है वो भी सेंड करवा सकते हो, बट मैंने सेंड नहीं की, कुछ काम था नहीं इसीलिए। हाँ, मैंने हेडर सेंड किया, हेडर्स का मेन है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको फ्रेज बताता हूँ कि मैंने हेडर्स में क्या क्या डाला है। सबसे पहला नाम मैंने हेडर डाला है ऑथराइजेशन का। ऑथराइजेशन में सबसे पहले आपको ये डालना है बियरर
बियर के बाद आपकी जो भी गिटहब की एपीआई की आएगी वो आपको डालनी है, ठीक है ना। आप जैसे ही गिटहब की एपीआई की डालोगे, मतलब ये पूरा प्रॉम्प्ट आपको डालना है, बियर बाजू में आपकी एपीआई की ऑथोराइजेशन के नाम के अंदर। दूसरा आएगा अपना यूजर एजेंट, दूसरा हेडर का नाम होगा अपना यूजर एजेंट, और नीचे आपको रखना है अपना ये गिटहब का यूजर नेम। गिटहब का यूजर नेम, आपका जो भी गिटहब का यूजर नेम होगा वो आपको डालना है ना। अब आप सोचो कि मैंने ये ऑथोराइजेशन, ये क्या है, यूजर एजेंट, ये सब हेडर पैरामीटर्स में क्यों डाला है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि हेडर्स में पहले आता है ऑथोराइजेशन, तो वो बताता है कि रिक्वेस्ट किस यूजर के बिहाफ पे जा रही है। ये वाला जो है ना पहला हेडर, ये बताता है कि रिक्वेस्ट किस यूजर के बिहाफ पे जा रही है। और जो यूजर एजेंट वाला हेडर है वो ये बताता है कि गिटहब को, मतलब इन शॉर्ट गिटहब को बताता है कि ये रिक्वेस्ट किस क्लाइंट से आ रही है। तो इन शॉर्ट ये दो हेडर्स का ये काम है, दूसरा कुछ नहीं। बाद में आता है सेंड बॉडी। इसका भी फिलहाल मेरे वर्कफ्लो में कुछ काम नहीं है, फिर भी आपको बता दो। देखो बॉडी कंटेंट टाइप है जेसन, आपको देखो फॉर्म डेटा भी रख सकते हो, रॉ में भी रख सकते हो, एनएट एनएट एंड बाइनरी फाइल, इन सब में। जेसन के अंदर भी दो टाइप्स के होते हैं। अगर आपको इसी तरह फील्ड्स में चाहिए, मतलब बॉडी पैरामीटर्स में चाहिए, तो आप कर सकते हो, जैसे कि इसका नेम और वैल्यू। इसका मैं हेडर्स में कैसे डाला है, नेम एंड वैल्यू को। या फिर आपको जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है तो वो भी कर सकते हो। इसमें आपको बस जावास्क्रिप्ट का कोड जो होगा वो आपको पेस्ट करना है, आप फिर आप अपनी बॉडी भी सेंड कर सकते हो। बट फिलहाल इसमें कुछ काम नहीं, इसलिए बॉडी का कुछ काम नहीं इसमें। और नीचे आता है ऐड, मतलब ऑप्शंस भी आते हैं कि आपको बैचिंग चाहिए, इग्नोर एसएसएल इश्यूज चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, पैग्निगेशन, प्रॉक्सी, टाइम आउट, ये सब चाहिए तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो। और इसके बाजू में आते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में क्या है कि एसएसएल सर्टिफिकेट्स होता है, आउटपुट डेटा आपको करवाना है तो कर सकते हो, मतलब ये सारे ऑप्शन है, आप करना चाहे हो तो कर सकते हो, आपके डिपेंड पे। बट जो मेन चीज़ है वो मैंने बताया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ, है ना। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद मेरे गिटहब के जितने भी रिपोजिटरीज है उन सब के बारे में डेटा देगा, जैसे कि आईडी नंबर ये है, नोड आईडी ये है, नेम मेरे उस मतलब रिपोजिटरी का नेम ये है, उसका पूरा नाम ये है, प्राइवेट नहीं है, मतलब ये सब है। हर रिपोजिटरी के बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। तो अभी मैंने क्या किया कि डेटा मैंने फैच कर लिया है यहाँ से। फैच करने के बाद अब मेरे को ऐसा तो नहीं कि सारे रिपोजिटरीज एक ही इसके अंदर करवाने, मतलब सारी रिपोजिटरीज एक साथ मेरे को आगे बढ़वाने हैं, नहीं। मेरे को एक रिपोजिटरी का डेटा अलग से निकालना है, दूसरी रिपोजिटरी का डेटा से अलग, मतलब एक रिपोजिटरी का पहले करवाना है, दूसरे रिपोजिटरी का बाद में करवाना है, तीसरी रिपोजिटरी का वापस, मतलब एक 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 करके करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि लूप करवाऊंगा इसके अंदर, कि नहीं मेरे को पहला चाहिए, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, मेरे को लूप करवाना है पूरा का पूरा। तो मैं कौन सा नोड यूज़ करूँगा, ये वाला लूप ओवर आइटम्स का, स्प्लिट इन बैचेस का, मतलब जो भी, मतलब 10 मेरे, एक 10 का बैच है रिपोजिटरीज का, वो पूरा स्प्लिट कर देगा एक 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 के अंदर। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको। अभी इसका मेन काम क्या है, अ, कि ये जो जेसन रिस्पॉन्स मिला है ना हमें पीछे ये वाले में, उसमें के सारी रिपोजिटरीज होती है। ये नोड हर रिपोजिटरी को एक आइटम में स्प्लिट करता है ताकि उन पे अलग अलग से ऑपरेशंस कर सके, मतलब हर रिपोजिटरी को एक आइटम से स्प्लिट करता है, उस पर अलग अलग ऑपरेशंस करेगा, ये ना। तो मैंने बैच साइज वन डाली है। अब दो कराना दो करा सकते हो, तीन कराना तो तीन करा सकते हो, बट मैंने बैच साइज वन डाली है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद पहला जो भी आइटम आएगा, एनालाइजर, मतलब ये मेरा नाम है मशीन लर्निंग का, तो ये सिर्फ इसका ही होगा, है ना। जितना भी होगा ना सब उसका ही होगा, उस एक रिपोजिटरीज का। फिर अलग से एक होगा, फिर अलग से अलग रिपोजिटरी का होगा, फिर अलग से अलग रिपोजिटरी का होगा, ऐसा। फिर आता है अपना ये जो इसके अंदर दो इनपुट्स होते हैं। पहले इसका मतलब कुछ काम नहीं है, जो लूप वन है ना वो रिप्लेस मी में जाता है। अब रिप्लेस मी का काम क्या होता है, तो देखा दो, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होते, इसके अंदर मतलब कुछ पैरामीटर्स होते ही नहीं। सिर्फ रिप्लेस मी नोड का क्या होता है कि ये नोड जो है ना सिर्फ वो फील्ड्स निकालता है जो अगले नोड्स में काम आएंगे। जैसे कि अगला नोड्स मैंने इसमें क्या कनेक्ट किया है, वो गिटहब रिपोजिटरीज के लैंग्वेजेस का और रिपोजिटरीज के स्टैट्स का, ये दो चीज़ों का मैंने डाला है कि मेरे को, हाँ, रिपोजिटरीज के लैंग्वेजेस निकाले और उसका ये करवाना है। तो ये नोड सिर्फ वो फील्ड्स निकालेगा जो अगले नोड्स में काम आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना। अब जितने भी मेन डिटेल्स हैं ना वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैंने अब क्यों यूज़ किया है ये, क्योंकि ताकि गेट लैंग्वेजेस और जो गेट स्टेट्स के मैंने जो भी आगे के नोट्स डाले वो एच टी टी पी रिक्वेस्ट में
मतलब उनके भी नोड्स मैंने HTTP डाला है, HTTP रिक्वेस्ट में करेक्ट रिपोजिटरी नेम और ओनर लॉगिन चाहिए, मैंने इसीलिए ये रिप्लेस में का डाला हुआ है। फिर रिप्लेस में से वापस से लूप होता है, वापस से लूप और आइटम्स में जाता है, बाद में दूसरी रिपोजिटरी आती है, बाद में ऐसे करके तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 10 तक चल जाती है। उसके बाद आता है मेरा, अच्छा यार देखो वो शेड्यूल ट्रिगर हो साला मैंने मैंने पहले डाला हुआ था ना वो कोई नहीं, चलो इसको डिलीट मार देते हैं। अब आता है अपना गेट रिपोजिटरी लैंग्वेजेस, है ना। अब गेट रिपोजिटरी लैंग्वेजेस का काम क्या है, ये नोड हर रिपोजिटरी में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हुई है वो डेटा फैच करता है। अब इसमें यूआरएल हमने जेसन, देखो दो टाइप के आते हैं, एक तो फिक्स्ड और एक्सप्रेशन। फिक्स्ड में आपको अगर डालना हो तो फिक्स्ड वैल्यू डालनी हो, तो बट एक्सप्रेशन किस काम में आता है, अगर आपको कभी डायनामिक वैल्यूज डालनी हो तो उसके काम में आता है। अब ये यूआरएल डालने से मेरे को क्या मिलता है कि इससे हमें ये मिलता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसमें लैंग्वेजेस और उनका बाइट साइज होता है ना, वो मिलता है हमें। इसका यूज केस क्या है, ये बताता है कि रिपोजिटरी किस लैंग्वेज में लिखा गया है। सिंपल सी बात है, देखो अब मैंने इसमें डाला है कि रिपोजिटरीज मेरे को जेसन ओनर लॉगिन, जेसन ओनर लॉगिन में कौन है, मैं, मेरा जो यूजर नेम आएगा वो आएगा। बाद में जेसन डॉट नेम क्या आएगा कि मेरा जो भी रिपोजिटरी है, एनालाइजिंग 10x20 डेटा फ्रेम विथ मशीन लर्निंग स्लैश लैंग्वेजेस, स्लैश लैंग्वेज मतलब लैंग्वेजेस मतलब जो भी लैंग्वेजेस आएंगी वो। अब मैंने इसमें भी सेंड हेडर्स डाला हुआ है, सेम वही है जो पीछे हमने HTTP नोड में डाला था ना, वही इसमें डाला है कि ऑथोराइजेशन है आपके गिटहब का, API है, बाद में यूजर एजेंट है और Goro 0969, वही इसके नीचे जो भी हेडर्स डाले हैं वो इससे आ जाएंगे। इसमें भी सेंड बॉडी कुछ नहीं किया, बाकी का सब सेम ही है, सिर्फ ये हमने ऐड किया। तो इससे क्या होगा, जितने भी रिपोजिटरी के जो भी लैंग्वेजेस मैंने यूज़ किया ना वो आ जाएंगी। अब जैसे कि ये है एनालाइजिंग 10x20 फ्रेम डेटा फ्रेम मशीन लर्निंग वाला जो भी रिपोजिटरीज है, मेरे को पता नहीं मैंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया है, तो मैं इसको भी एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा तो मेरे को यहाँ पे दिखा देगा कि मैंने कौन सी लैंग्वेजेस इसमें यूज़ किया। देखो इसमें आया है जुपिटर नोटबुक 7382, ये जो नंबर दिखा है ना आपको 7382 उसका बाइट साइज है। अलग दूसरा मत समझते हैं, ये जो नंबर्स है ना ये इनके बाइट साइज है, जैसे मैंने बोला ना आपको, जिसमें लैंग्वेज और उनका बाइट साइज होता है, ये आपकी लैंग्वेज है और ये इसका बाइट साइज। अब जैसे दूसरा आ गया, अब मेरे को चाहिए ये वाला यूका करेक्शन एंड डिटेक्शन। अरे अभी तक एक ही रिपोजिटरी आई है ना नेवर माइंड। तो ये हो गया अपना गेट रिपोजिटरी लैंग्वेजेस का। अब मैंने रिप्लेस में के थ्रू ही दूसरा चेंज किया है। अब रिपोजिटरी के स्टेट्स आएंगे। अब स्टेट्स में क्या होगा, सेम वही है, जेसन का ओनर का लॉगिन और जेसन नेम, ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं है, एड्रेस भी वही सेम टू सेम है, सब सेम है, सिर्फ मैंने ये डाला है। अब इसमें आप ऐसे माउस पॉइंटर करोगे तो आपको दिखाएगा क्या है क्या नहीं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। अब देखना इसमें फॉलोअर्स URL, फॉलोइंग, स्टार्ट, सब्सक्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन URL, ये सब आपको दिखाएगा इसके अंदर। अब इस नोड का काम क्या है कि ये नोड हर रिपोजिटरी के बेसिक स्टेट्स फैच करता है, जैसे स्टार्स हो गया, फोक्स हो गया, वॉचर्स हो गया। आउटपुट एग्जांपल्स में आपको ऐसे काउंट्स दिखाएगा आपको, देखो दिख रहा है, ये काउंट्स दिखाएगा, टेबल में देख सकते हो, स्कीमा में भी देख सकते हो, काउंट है ये आपको काउंट्स दिखाएगा इसके अंदर। मैंने ऐसा मतलब पर्टिकुलर से डाला नहीं कि सिर्फ काउंट्स ही दिखा है, मैंने ऐसे पूरा डाला कि सब डिटेल्स के साथ काउंट्स भी दिखाए, इसलिए आपको ये सब दिख रहा है। मैंने सिर्फ ऐसा सेटिंग्स नहीं डाले कि सिर्फ काउंट्स ही दिखाएंगे स्टेट्स के आपको, है ना, मैंने सिर्फ पूरा डिटेल्स डाला है तो ये आपको ये बताएगा। फिर आता है अपना, अब मतलब ये नोड क्यों जरिए फिर स्टेट्स का, कि ये नंबर दिखाता है कि आपके रिपोजिटरीज के कितने पॉपुलर है या कितना यूज हो रहे हैं, इन शॉर्ट में। फिर आता है अपना मर्ज नोड। अब मर्ज नोड का काम क्या है कि लैंग्वेजेस और स्टेट्स का डेटा है अलग अलग नोड से आ रहा है। मर्ज नोड क्या करता है कि उन्हें एक आइटम में जोड़ देता है ना। तो हमने इसमें मोड कौन सा रखा है, कंबाइन। कंबाइन में मतलब इसमें अलग अलग टाइप्स के मोड्स होते हैं, देखो अपेंड भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, एक्सक्लूड या चूज ब्रांच, आप ब्रांच भी चूज करते हो, बट मैंने कंबाइन रखा है।
अब कंबाइन बाय किससे रखूंगा मैं, मैचिंग फील्ड से, पोजीशन से और ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में क्या होगा देखो, एवरी पेयरिंग ऑफ एवरी टू आइटम्स आ जाएंगे। पोजीशन में कंबाइन आइटम्स बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर, कि एक रिपोजिटरी है तो एक ऑर्डर्स में आती जा रही है, तो मैंने ऑर्डर्स में रखा है। फिर मैचिंग फील्ड से कंबाइन आइटम्स विद द सेम फील्ड वैल्यूज, मैंने वो रखा है। मैंने मतलब ये नहीं रखा, मतलब मैचिंग फील्ड अगर आप डालोगे तो कंबाइन आइटम्स विद द सेम फील्ड वैल्यूज आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने दो रखे हैं, कि दो इससे लेना है ना, इसलिए लैंग्वेजेस और उससे। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ, है ना। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद जितने वो स्टेट्स और लैंग्वेजेस, उन दोनों का जितना भी डेटा है ना वो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। मतलब उसके जो काउंट्स है और उसके जो लैंग्वेजेस है ना, वो सब डेटा इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है, मतलब लेपर स्टेट्स का और लैंग्वेजेस का जो भी आउटपुट था, इनपुट मतलब आउटपुट जो इस मर्ज नोड के इनपुट है, वो इसके अंदर आ जाएगा। देखो गेट रिपो लैंग्वेजेस का इनपुट ये, आउटपुट वो था मतलब, और स्टेट्स का ये है, ये सब। तो इन दोनों को कंबाइन करके एज अ पोजीशन के हिसाब से वो अपना आउटपुट देगा। ये अपना अलग से लॉजिक हुआ मर्ज नोड। तो ये मर्ज कर देगा दोनों को। मर्ज नोड करने के बाद मैंने क्या किया कि सेट नोड डाला एक, एडिट फील्ड जाने की सेट नोड है। अब सेट नोड का काम क्या कि वो फाइनल स्ट्रक्चर तैयार करता है, ओनली रिक्वायर्ड फील्ड्स को सेट करता है। जैसे कि मेरे को अभी गूगल शीट में मैंने सिर्फ इतना डाला है कि मेरे को गेट हब रिपोजिटरी का नेम चाहिए, उनके टोटल वॉच काउंट चाहिए, मतलब इन शॉर्ट देखो रिपोजिटरीज के नाम चाहिए मेरे को। मोड मैंने मैनुअल मैपिंग रखा है, फील्ड वन बाय वन बाय वन। और जेसन में आप अगर डायनामिकली डालना हो या फिर जो आपने खुद का लॉजिक लगा के डालना है तो जेसन के थ्रू भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बट मैंने मैनुअल मैपिंग ही डाला हुआ है इसके अंदर, है ना। तो मैंने फील्ड्स कौन कौन से सेट किए कि मेरे को कौन कौन से फील्ड्स चाहिए इस पूरे इनपुट में से, वो जो मर्ज का आउटपुट है, जो इस नोड का इनपुट है, उसमें से मेरे को क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने डाला हुआ है रिपोजिटरीज, मेरे को रिपोजिटरीज का नाम चाहिए। दूसरा डाला हुआ है मैंने स्टार्स, कि उस रिपोजिटरी के स्टार्स कितने हैं, तो स्टेगर्स डॉट काउंट से दिखाता हूँ, स्ट्रेगर्स डॉट काउंट इसका, है ना। फिर फोक्स, फोक्स का मैंने फोक्स डॉट काउंट, इधर ही कहीं होगा वो, ढूंढना पड़ेगा, ये रहा फोक्स डॉट काउंट। मेरे को फोक्स चाहिए और मेरे को वॉचर्स भी चाहिए, तो वॉचर्स अंडरस्कोर काउंट। अब लैंग्वेजेस चाहिए मेरे को, अब लैंग्वेजेस का मैंने अलग डाल दिया, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सिर्फ लैंग्वेजेस आएंगे। ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट नोट गेट रिपो लैंग्वेजेस डॉट ज्वाइन, कि ये मैंने पता है कहाँ से उठाया है, वो सीधा जो गेट रिपोजिटरी का नोड है ना, यहाँ से, ये वाला गेट रिपो लैंग्वेजेस का, यहाँ से मैंने डायरेक्ट उठाया है, मैंने मर्ज से नहीं उठाया शायद। मर्ज से तो शायद से नहीं उठाया। मैंने ऑब्जेक्ट डॉट की स्लैश नोड गेट रिपो लैंग्वेजेस, मतलब जो भी उस नोड के जो भी आउटपुट है ना, वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे उठाया, उसका ये फॉर्मेट है। फिर मेरे को चाहिए डेट, ये कौन से डेट पे बनाया, तो उसके लिए ये न्यू डेट टू आई, ये वाला। तो फिर मेरे को डेट फैच करके देगा। आपको ऐसे ड्रैग करना है तो ड्रैग भी कर सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टैगर स्कॉट काउंट चाहिए, इतना नहीं लिखना हो, तो यहाँ से आप सीधा ड्रैग कर सकते हो। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आ गया रिपोजिटरीज ये, स्टार्स ये, फोक्स, ये सब आ गया, है ना। अब इसको मेरे को शीट्स में सेव करवाना है। सबसे पहले तो मैं गूगल शीट्स खोलता हूँ। ये रहा। अब इन सबको पहले डिलीट मार देता था, ताकि आपको नीचे जाना नहीं पड़ेगा। अब मैंने इतने बनाए, रिपोजिटरी स्टार्स फोक्स वॉचर्स लैंग्वेजेस डेट्स, इसको हटा दो, इसका खुद का। ये रहा। तो अब ये काम क्या करता है गूगल शीट्स नोड, है ना, मतलब फाइनल फॉर्मेट डेटा को एक गूगल शीट में स्टोर कर देता है। सिर्फ आपको क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड, हाँ ये चीज़ बताना भूल गया था मैं। ये जो क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, वो आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करोगे, आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करना पड़ेगा। नीचे जाके आपको अपना साइन इन विद गूगल कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है। फिर सर्विस अकाउंट हो तो उससे भी कर सकते हो, बट हो सके तो इससे ही कर देना। साइन इन विद गूगल करके वो आपके गूगल शीट्स का जो भी कनेक्शन है वो ना आप ले लेगा, मतलब ऐसा, वो कनेक्ट हो जाएगा आपके गूगल शीट्स से।
फिर आता है रिसोर्स, शीट विद डॉक्यूमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट आप भी कर सकते हो, मैंने शीट रखा है। फिर अप एंड ड्रॉ, बाद में ऑपरेशन आप अलग अलग रख सकते हो उसके अंदर, जैसे कि अप एंड और अपडेट हो गया। मैं सिर्फ अप एंड रखा कि मेरे को सिर्फ अप एंड करवाना है गूगल शीट्स, मेरे को अपडेट नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना। क्रिएट, डिलीट, ये सब आप ऑप्शंस मतलब ऑपरेशन कर सकते हो यहाँ के इसके अंदर से। बाद में डॉक्यूमेंट, अब जो भी स्प्रेडशीट का जो भी ये था यूआरएल, वो मैंने डाला इसके अंदर। वो डालने के बाद बाय यूआरएल भी कर सकते हो, फ्रॉम लिस्ट से भी कर सकते हो, बाय आईडी से भी अपना फैच कर सकते हो। बाद में शीट का नाम मैंने शीट 1 डाला है, फ्रॉम लिस्ट से भी कर सकते हो, बाय यूआरएल आईडी। अब मैच कैसे कर सकते हैं कि मैप ऑटोमेटिकली रख दिया। अब आपको मैन्युअली करना हो तो मैन्युअली क्यों करना भाई, मैन्युअली आपकी इच्छा हो तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, बट मैंने मैप ऑटोमेटिकली कर दिया। वो इनकमिंग डेटा खुद से देखता है जो कॉलम के साथ मैच होते हैं और उसमें डायरेक्ट डाल देता है। बस वही है मेन चीज़ इसके अंदर। क्या है कि आपने जो हेडिंग्स शीट्स में डाली है ना, वो आपके वो क्या बोलते हैं उस इसके साथ मैच होनी चाहिए, जो प्रीवियसली हमने डाले हैं ना इस वाले नोड पे सेट फील्ड्स में, इन सब से मैच होनी चाहिए। अगर अलग भी अलग निकले शीट्स में और इसमें, तो वो रन नहीं होगा, वो शीट्स में ओपन नहीं करेगा। बेसिकली ये वाला नोड भी क्या काम करता है कि डेटा को ना एक रीडेबल और क्लीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जो गूगल शीट्स में जा सके। जो इस नोड का ये काम है, गूगल शीट्स में जाके। अब ये उसका यूज केस क्या है कि डेली गिटहब इनसाइट्स का ना एक स्ट्रक्चर्ड लॉग बना के बनाता है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड लॉग बनाता है जिसको जो भी किसी भी डेटा एनालिस्ट के काम आ सकता है, इन शॉर्ट। अब मैं भी इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, हुआ अभी। ओके, कुछ नहीं, वो शीट्स में था ना, वो नया क्रेडेंशियल डालना था, वो मैंने डाला नहीं था, इसलिए थोड़ा उसमें इसमें प्रॉब्लम हो गया था। अब जैसे कि अब मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ तो आपको दिखेगा कि देखो शेड्यूल इन सब से वर्कफ्लोज होने लगा। अब देखो रिप्लेस मी में आपको सिर्फ 10 आइटम्स मिलेंगे, है ना। अब जैसे देखो रिपोजिटरी की लैंग्वेजेस में और रिपोजिटरी के स्टेट्स में तीन हो गया। अब तो 3 नंबर देखा जाएगा, 3 रिपोजिटरीज उसके अंदर हो रहे हैं। अब जैसे जैसे इधर देखो अपेंड होते जा रहे हैं गूगल शीट्स के अंदर भी। अब ये इधर अपेंड हो रहा है, इधर आपको देखने को मिलेंगे। ये रिपोजिटरीज का नाम है, इसमें स्टार्स कितने हैं, फोक्स कितने हैं, वॉचर्स कितने हैं, लैंग्वेजेस कितने हैं, जुपिटर नोटबुक्स, कौन से डेट्स को मैंने ये मतलब ये हुआ है, आज की डेट आएगी पूरी की पूरी कि इस डेट को ये अपेंड हुआ है शीट्स के अंदर, ये सब। अब ये धीरे धीरे करके सारे रिपोजिट्स को चेक करेगा और उसके अंदर अपेंड करेगा। ये आपका पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है। गिटहब के रिपोजिटरी के जितने भी स्किल्स थे, स्टैट्स थे, जो भी थे, लैंग्वेजेस, सब एक्सट्रैक्ट करके इसने गूगल के शीट्स में अपलोड कर दिया, जिससे कि आपको सारी रिपोजिटरीज के जितने भी स्टैट्स हैं ना, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस वर्कफ्लो से मतलब आपने क्या सीखा कि बेसिक डिटेल्स सीखी कि एनाटेल में वर्कफ्लो बनता कैसे, नोट्स आप कैसे डाल सकते हो, उसके अंदर के फंक्शंस, उसके पीछे के लॉजिक्स, ऑटोमेट कैसे कर सकते हो पूरा। इन शॉर्ट आप इस वर्कफ्लो को रेज्यूमे, लिंक्डइन या यूट्यूब कंटेंट के लिए, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट यूजिंग एन प्लस गिटहब प्लस गूगल शीट्स बता सकते हो, है ना। यही है एन ऑटोमेशन थीम। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बेसिक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि एन काम कैसे करता है, उसके अंदर वर्कफ्लोज कैसे क्रिएट होते हैं, नोट्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, उनके उसके अंदर के फंक्शंस, इसको एग्जीक्यूट करना, पूरा ऑटोमेट करना, ये सब आपको पता चल चुका होगा। अगर आपको मेरे वर्कफ्लो के बारे में डिटेल में रिटर्न में चाहिए तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मेरे ब्लॉग की, उसके अंदर मैंने वर्कफ्लो को रिटर्न में डिटेल में सब समझा कि हर एक नोड में कौन कौन से स्टेप्स में कौन कौन से यूआरएल्स डालनी है। अगर आपको ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करना हो, अपने रेज्यूमे में डालना हो, या फिर सीखने के लिए ये करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो, तो आप उस या तो ये वीडियो देख सकते हो यूट्यूब का वापस से, या फिर वो ब्लॉग देख सकते हो जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो सब्सक्राइब के बटन को ना ऐसे दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, पूरा दबाते ही रहो। नोटिफिकेशंस को ऑल कर दो।
ताकि आपको जितने भी मेरे न्यू वीडियोज़ आए तो उसके आपके नोटिफिकेशंस मिलते। आपसे जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका गौरव जो आप फ्यूचर में जानोगे मानोगे वीडियोस के थ्रू, वापस से नई वीडियो में आपको मिलेगा, है ना। तब तक के लिए सब्सक्राइब। सायोनारा, बाय बाय।